हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया है, तो हम लोगों ने पॉलिटी डिस्कस कर ली है, इन्वायरमेंट डिस्कस कर लिया है, राइट। इन्वायरमेंट के बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन बहुत थॉरोली डिस्कस किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिफोर डिस्कसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी 365 एज आई यूजुअली से कि क्या हमें पीटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इनकेस अगर आपने विजन की मैगजीन मंथली मैगजीन पढ़ ली है, इफ़ यू हैव डन विद दैट, देन फॉर रिविजन पर्पसेस आप पीटी 365 पढ़ सकते हो। और इनकेस अगर आपने जैसे देखो ये रिवीजन पर्पसेस कैसे कि देखो अपना एज इन देख लो यहाँ पे कौन सा टॉपिक इसमें डिस्कस्ड है, और जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना वो आप यहाँ से एक बार ग्लैंस कर लो। और इनकेस इफ़ यू हैवेंट रेड विजन एज मैगजीन या फिर कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ा है, सिर्फ पेपर किया है, तो आप एक बार प्लीज़ इसको थॉरली देख सकते हो। और इसको थॉरली देखने के बाद आप ना कोई और कोचिंग सेंटर का, जैसे देखो पीडब्ल्यू का या फिर फोरम का जो 3 मंथ मैगजीन जो होता है ना, 3 महीने में वो एक बार आता है। ठीक है, वो मैगजीन वो आप अगर हो सकता है तो वो देख लो। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। आप सोच रहे हो कि मैंने तो सारा बता दिया, तो नहीं, सारा नहीं है। कोई भी 2 कोचिंग सेंटर का, एक कोचिंग सेंटर का आप पूरा थॉरली इसको पढ़ लो और दूसरे से आप एज इन उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई टॉपिक इसमें जो नहीं दिया हुआ, फर्स्ट वन वाले में नहीं दिया होगा, तो वो आप सेकंड वन वाले से उसको पढ़ लोगे, तो ऐसा होगा कि आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर्स का जो मैगजीन है ना उतना सफाइज नहीं है। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग दैट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कुछ राइटअप्स भी कर लिया है, कुछ मैं यहाँ पे समझा भी दूंगा आपके लिए। ठीक है, देखो बायोटेक्नोलॉजी में ना सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जीन टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं जीन्स और उसके रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में। तो जीन एक्चुअल में होता क्या है, देखो जीन जो है सेक्शन ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहा गया है। ठीक है, जीन और आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। तो हेरिडिटरी मतलब आपके एंसेस्ट्रल्स इन्फॉर्मेशन वो बेसिकली स्टोर करता है। तो उससे पहले देखिए, अगर आप देखोगे ना तो बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, मतलब फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है वो किसका, हेरिडिटी का, मतलब हमारे पूर्वजों का, जो कंपोज्ड है, मतलब एज इन आवर एंसेस्ट्रल्स, हेरिडिटी मतलब जिससे एज इन आवर हमारे माता पिता है ना, कंपोज्ड है ऑन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए लोकेटेड इन अ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारा टर्म्स को एक बार देख लेते हैं। देखो मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल के बीच में ये दिस वन इज सेल और ये दिस वन इज योर न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस जो है ना इसी में डीएनए रहता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, इसी में डीएनए रहता है। जो डीएनए जो रहता है ना वो एज इन ये कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। कॉइल्ड फॉर्म जो डीएनए रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। देखो इतना बेसिक हो जाएगा तो इतना इससे आपका मतलब काम निकल जाएगा, मतलब एज इन यू कैन मतलब व्हाट डू यू से सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा इसमें सही आंसर कौन सा नहीं गलत है। ठीक है, देखो अगर थोड़ा सा और हम लोग चले जाते हैं तो देखो अभी हम लोग ने सेल्स देख लिया, डीएनए देख ली, उसके बाद क्रोमोसोम्स देख लिया, राइट। क्रोमोसोम्स के बाद ना आपको ये पता होगा ये 23x2 पेयर्स में रहता है क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में, ये तो आपको पता होगा। ठीक, अगर नहीं पता है तो अभी आपको पता चल गया, राइट। अब देखो 23x2 का पेयर में ये क्रोमोसोम्स रहता है। उसके बाद देखो कंप्लीट डीएनए को आप जो देखोगे ना वो इस तरह का फॉर्म में रहता है, हेलिकल फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये दिस वन, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है ना, ये हेलिकल फॉर्म में होता है। और इसके ऊपर में दिस वन यहाँ पे ओवर हियर, ये ना इसको ना हम लोग कोडिंग पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग कोडिंग पार्ट बोलते हैं। ठीक है, कोडिंग पार्ट जो होता है ना, देखो यही जो है वो क्या करता है, डीएनए ना रीड करता है। ठीक है, कोडिंग पार्ट से ही आपको पता चलेगा कि बच्चा का नाक कैसा है, मुंह कैसा है। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स आर नोन थ्रू, मतलब आइस डेटा जितने भी स्टोर्ड रहता है ना इंडिविजुअल जीन में, जितने भी डेटा स्टोर्ड रहते हैं ना, ये आप इस कोडिंग फॉर्म से ही पता कर सकते हो। ठीक है, तो एज एन आपको एक चीज और जानना होगा। देखो अगर मान लो मैं डीएनए लिख देता हूँ, देखो एज इन ना ये सारा टर्म्स में डेफिनेशन तो मैं पढ़ ही दूंगा, लेकिन थोड़ा बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होता है, इसलिए मैं ये सब बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो डीएनए जो होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डीएनए इज इक्वल टू कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग। अब देखो ये कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग को ना हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम, इसी को हम लोग जीनोम बोलते हैं। ठीक है, टुगेदर को हम लोग जीनोम बोलते हैं। तो ये जीनोम जो होता है ना ये इस तरह रहता है, ABCDE करके ऐसे करके रहता है। ठीक है, ये टोटल अगर मतलब टोटल पूरे सीरीज को हम लोग देख लें तो इसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। और अगर सिंगल यूनिट को अगर पकड़ते हैं तो इसको हम लोग जीन बोलते हैं, विच
एक्चुअली गिव्स अस द इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर हेरिडिटरी। ठीक है, अब मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ भी ऐसा बेसिक कुछ बचा है, इतना तो मैंने खुद अपने बायोलॉजी में नहीं पढ़ा था, पर फॉर यू आई थॉट दैट ठीक है कुछ कुछ बता देते हैं विच वुड बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखो जीन क्या था, तो सेक्शन ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूल्स था जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डीएनए एंड आर यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए क्या होता है, तो डीएनए मैंने आपको बताया ना अभी कि फाउंड इन ह्यूमन सेल्स अलॉन्ग विथ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। ठीक है, डीएनए जो है अलॉन्ग विथ राइबोन्यूक्लिक एसिड से होता है। देखो डीएनए जो है वो कोडिंग जीनोम, और ये जीनोम जो है मतलब ये दिस वन यहाँ पे, यहाँ देखो नीचे देखो ये ब्लू कलर वाला, ठीक है दिस वन। उसके बाद देखो नोबल लॉटरेट जेम्स वॉटसन को क्रेडिटेड, इनको क्या मिला, क्रेडिट मिला विद डिस्कवरी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो रिसेंटली इनका देहांत हो गया है, ही डाइड रिसेंटली राइट। मतलब देखो बेसिकली ना इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने का मतलब ये है ना कि यू शुड नो द टॉपिक राइट। कुछ कुछ सीख जैसे डीएनए हो गया, जीन्स हो गया, सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ जेम्स वॉटसन का नाम आप जान लोगे उससे कोई फायदा होने नहीं वाला है। ठीक है, देखो जीनोम के बारे में मैंने आपको बताया ओवर हियर, यहाँ पे ये बेसिकली इट इज द एंटायर सेट ऑफ डीएनए जो इंस्ट्रक्शन फॉर्म करता है फाउंड इन अ सेल। ठीक है, सेल के अंदर रहता है। क्रोमोसोम्स क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स मैंने आपको यहाँ पे कहाँ पे बताया, देखा आपने, देखो ये दिस वन ओवर ये है ना। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए। ठीक है, थ्रेड लाइक कोडिंग फॉर्म जो होता है। उसके बाद गैमेट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये बेसिकली मैच्योर रिप्रोडक्टिव और सेक्स सेल होता है। ठीक है, गैमेट जो होता है मैच्योर सेक्स सेल होता है। ठीक है, देखो इसमें भी थोड़ा सा ये है कैच है। ठीक है, अच्छा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। सेक्स सेल दैट कंटेन्स अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज 50% ऑफ जेनेटिक मटेरियल और ओनली वन सेट ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम्स एंड केपेबल ऑफ फ्यूजिंग विद अनदर हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल टू फॉर्म अ डायप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ फर्टिलाइजेशन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, 50% क्या रहता है, 50% सेक्स क्रोमोसोम्स रहता है और 50% जो रहता है वो एज इन इंफॉर्मेशन रहता है। 50% वाले जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं कहाँ किया वो हैप्लॉइड बोलते हैं, उसके वो एज इन जाइगोट जब फॉर्म करता है फॉर्म्स अ डायप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, अब देखो जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वेट मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। देखो यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बोल रहा है ना। देखो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है बेसिकली डिटरमाइन करता है कि एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर जो है इंडिविजुअल का, वो उसका जो स्ट्रैंड है वो किस तरह का है। ठीक है, मतलब ये डिटरमाइंस द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर इन इंडिविजुअल्स डीएनए स्ट्रैंड राइट। की एप्लीकेशन आप देखोगे ना जीनोम सीक्वेंसिंग का, मतलब वो कैसे सीक्वेंस्ड है। ठीक है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको जीनोम सीक्वेंसिंग मैंने बता दिया ना, ABCD है ना, ABCD ये सब जो होता है ये जीनोम सीक्वेंसिंग है। तो की एप्लीकेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग सबसे पहले प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक एंड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। ठीक है, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको क्या डायग्नोस्टिक मतलब कौन सा दवा खाना है, और आपका पर्सनलाइजेशन ऑफ योर हेल्थ केयर मतलब पर्सनली आपको कौन सा दवा चाहिए या फिर पर्सनली विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यू वांट्स, जैसे तो यहाँ लिखा हुआ है ना इनेबल्स ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक डिजीजेस। उसके बाद पैटर्निटी टेस्टिंग मतलब कन्फर्म्स द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, मतलब आप बायोलॉजिकली रिलेटेड हो अपने माता पिता से, है ना, बाय एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब मतलब कोई भी एक्टिविटी से अगर आपको पता चले कि हाँ ठीक है ये आपके माता पिता हैं, तो वो बेसिकली उससे आप जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगा सकते हो। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल आइडेंटिफाइंग द ट्रेड्स ऑफ हायर यील्ड, मतलब ट्रेड्स ऑफ हायर यील्ड मतलब इस तरह का एक्टिविटी से हमें यील्ड जो है वो हाई मिलेगा, हाई। ठीक है, उसके बाद डिजीज रेजिस्टेंस और क्लाइमेटिक रेजिलियंस। ठीक है, ये हो गया आपका जीनोम सीक्वेंसिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखिए जीन एडिटिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो इंडिया का पहला जीन एडिटेड शीप जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस किया गया बाय रिसर्च फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR यूजिंग CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। मतलब CRISPR-Cas9 के मतलब CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी से ICAR और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक जीन एडिटेड शिप का प्रोडक्शन किया। ठीक है, रिसर्च फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड ICAR। अब देखो मोर न्यूज़ देखोगे तो मियोस्टेटाइन जीन जो है बेसिकली इन लैम्प वॉज एडिटेड। तो मियोस्टेटाइन जीन जो है वो इन अ लैम्प वॉज एडिटेड, जो बूस्ट करता है मसल ग्रोथ को बाय 30%। उसके बाद ए ट्रेट फाउंड इन सम यूरोपियन ब्रीड सच एज टेक्सिल बट एब्सेंट इन इंडियन ब्रीड।
उसके बाद नो फॉरेन डीएनए वाज एडेड, कोई भी फॉरेन डीएनए ऐड नहीं किया गया, बस ये मियोस्टेटाइन जीन इन लैम्प जो है उनको एडिट किया गया, जो बेसिकली ग्रोथ दिखाया जाता है 30% के लगभग, और कोई भी फॉरेन जीन नहीं ऐड किया गया, मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब देखिए अबाउट जीन एडिटिंग के बारे में देख लेते हैं, या फिर जीनोम एडिटिंग के बारे में। तो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली चेंज करता है डीएनए सीक्वेंसेस को एट वन और मोर पॉइंट इन अ स्ट्रैंड, मतलब ये एक स्ट्रैंड हो गया ना दिस वन। तो यहाँ पे होता क्या है कि किसी एक पोर्शन को काट के हटा देना है, ठीक है। तो यही CRISPR-Cas9 करता है, ये एक जनरल उसको सीजर बोला जाता है। यूपीएससी बहुत बार पूछ दिया है, 2-3 बार तो ऐसा नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो जीन एडिटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें चेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड वन और मोर पॉइंट इन अ स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड के बारे में देखो, ये है स्ट्रैंड। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझाया भी गया है कि हाउ जीन एडिटिंग वर्क। देखो ये एक मान लो न्यूक्लियस, उसके अंदर सेल है। सेल में होता क्या है ना कि सेल में देखो एक्चुअल में ना अ सेल इज अ ट्रांसफेक्टेड विथ एंजाइम्स कम्प्लेक्स कंटेनिंग, क्या क्या कंटेंट इसमें, तो गाइडेड मॉलिक्यूल्स, सेल्स के अंदर गाइडेड मॉलिक्यूल्स है, हेल्थी डीएनए कॉपी है और डीएनए कटिंग एंजाइम्स है, ठीक है, ये सेल्स के अंदर है। अब देखो ये गाइडेड मॉलिक्यूल जो है, ये मैंने आपको बताया ना कि ये दिस वन हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर गाइडेड मॉलिक्यूल है, ये एक स्पेसिफिकली डिजाइन सिस्टम सिंथेटिक गाइड है, जो गाइड मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, टारगेट डीएनए को, मतलब फाइंड्स द टारगेट डीएनए, मतलब किस डीएनए में इसको एक्चुअल में एक्ट करना है, वो ये काम करता है। और डीएनए कटिंग एंजाइम जो है, देखो यहाँ पे कट गया ना ये दिस वन, तो ये होता क्या है कि डिफेक्टिव डीएनए स्ट्रैंड्स, उसके बाद यहाँ पे देखो हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड्स, तो ये है आपका डिफेक्टिव डीएनए स्ट्रैंड, ये है आपका हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड। तो एक एंजाइम जो है, एक अन एंजाइम कट्स ऑफ द टारगेट डीएनए स्ट्रैंड, और डिफेक्टिव डीएनए स्ट्रैंड जो है बेसिकली रिप्लेस किया गया विथ हेल्दी कॉपी ऑफ इट, राइट। ये हो गया आपका, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर समझा दिया, लेकिन ठीक है, इतना आप जानोगे तो इससे आपका काम बन जाएगा। देखो ये बेसिकली इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व द इवॉल्विंग अ चेंजिंग अ सिंगल बेस और इंसर्ट अ न्यू जीन ऑल टुगेदर। टाइप्स ऑफ जीन एडिटिंग आप देखोगे तो जीन एडिटिंग का टाइप्स अगर आप देखना है तो ये बेसिकली सोमैटिक जीन एडिटिंग होता है और जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग होता है। कौन सा होता है, सोमैटिक एंड जर्मलाइन। सोमैटिक के बारे में अगर देख लेते हो तो ये बेसिकली अल्टरेशन है ऑफ सेल्स जो दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू गैमेट्स फॉर्मेशन एंड दस कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। फिर से बताते हैं, ये बेसिकली अल्टरेशन ऑफ सेल्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू गैमेट फॉर्मेशन, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, जो वैसा अल्टरेशन जो जाइगोट फॉर्मेशन में काम नहीं करता है, एंड दस कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक, अदर ऑफस्प्रिंग, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। वहीं पे जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग जो है एक ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स का और एम्ब्रॉय को, जो क्या करता है, चेंज करता है व्हेन पोटेंशियली बी पास थ्रू अ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। मतलब ये जब मैं उस टाइम 2 समझा रहा था, एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, तो यही था, सोमैटिक है, एक जर्मलाइन है। सोमैटिक जो है जो 50-50% में बढ़ जाता था ना, तो सोमैटिक वो है जो बेसिकली जाइगोट फॉर्मेशन में कुछ काम नहीं करता है, वो बॉडी के अंदर ही रहता है और कहीं और ट्रांसफर किसी दूसरे बॉडी के बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है। वहीं जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग जो है वो दूसरे बॉडी में भी ये देखा जा सकता है, मतलब फ्यूचर जनरेशन में भी देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो टेक्निक यूज्ड अब जो देखोगे ना जीन एडिटिंग में, तो ZFN है, तो जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस, ये बेसिकली कट करता है डीएनए को एट प्रिसाइज लोकेशन। उसके बाद टैलेंस, ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसिस जो कट करता है डीएनए को एट प्रिसाइज लोकेशन। और CRISPR-Cas9 जो है ये बेसिकली क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपोर्ट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया CRISPR-Cas9 का, मतलब CRISPR का, ये क्या करता है, एक स्मॉल पीस ऑफ आरएनए जो है वो यूज़ किया जाता है, जो गाइड करता है Cas9 को, वो क्या है, कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो प्रोटीन टू एक्सट्रैक्ट द स्पॉट ऑन इन द डीएनए, मतलब एग्जैक्ट स्पॉट को वो पॉइंट आउट करता है इन डीएनए। उसके बाद होमिंग एंडो न्यूक्लियसेस या फिर मेगा न्यूक्लियसेस, ये है क्या, दे आर नेचुरल एंजाइम्स दैट कैन फाइंड एंड कट लॉन्ग सेक्शंस ऑफ डीएनए। लॉन्ग सेक्शन ऑफ डीएनए को क्या करता है, दे आर नेचुरल एंजाइम्स दैट कैन फाइंड कट लॉन्ग सेक्शंस ऑफ डीएनए। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ जीन एडिटिंग, तो एप्लीकेशन मतलब हाउ इट इज हेल्पफुल एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। देखो मेडिकल एंड हेल्थ केयर में सबसे पहले ट्रीटमेंट एज इन जेनेटिक डिसऑर्डर मान लो हो गया, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसके डीएनए स्ट्रैंड्स को कट के हटा दिया जाएगा और न्यू लगा दिया जाएगा। कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है, जैसे कि एडिटिंग द इम्यून सेल्स, CAR T थेरेपी टू टारगेट द कैंसर सेल्स। उसके बाद एग्रीकल्चरल पर्पस में क्या कर सकते हो, क्रॉप इंप्रूवमेंट दैट इज हायर यील्ड वेराइटीज, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स एक्सेट्रा। और अदर्स अब देखोगे तो इनहेंस करना है न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रॉप्स एक्सेट्रा। और इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, तो इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंट सबसे पहले बायोफ्यूल के लिए बेसिकली काम आ सकता है, जैसे कि मान लो इंजीनियरिंग माइक्रोब्स ऑफ एफिशिएंट बायोएथेनॉल एंड बायो
डीजल प्रोडक्शन, मतलब बायोइथेनॉल और बायोडीजल प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट क्रॉप होगा उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हो सकता है। और बायोरेमेडिएशन है सबसे पहले माइक्रोब जो एडिट किया गया है, जो क्लीन ऑयल स्पिल्स एंड हैवी मेटल्स, मतलब आप बेसिकली जीन एडिटिंग थेरेपी के थ्रू आप ऐसा माइक्रोब्स को जनरेट कर सकते हो जो आप मान लो वाटर में डाल दिए तो होगा क्या कि ऑयल स्पिल्स को वो क्लीन कर सकता है। ठीक है, अब देखो रिलेटेड न्यूज़ आप देखोगे तो बिरसा 101, ये है क्या बिरसा 101? ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया लॉन्च करता है पहला इंडिजीनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी, जिसको नाम क्या है बिरसा 101। किसके लिए? सिक्कल सेल डिजीज के लिए। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट है जो बेसिकली साइन किया गया है CSIR IGIB और सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑफ इंडिया के द्वारा, जो बेसिकली एम करेगा क्या, वो इनेबल करेंगे स्केलेबल अफोर्डेबल, मतलब स्केलेबल मतलब जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाउ इट वुड बी पॉसिबल, अफोर्डेबल मतलब एज इन इकोनॉमिक पर्पसेस, FN केस 9 क्रिस्पर जो बेस्ड करेगा थेरेपीज फॉर SCD मतलब सिकल सेल डिजीजेस के लिए एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए बिरसा 101 ये है क्या? ये बेसिकली डेवलप किया गया बाय CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजिकल IGIB। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना ट्रांसफर एग्रीमेंट था CSIR और IGIB के द्वारा, तो CSIR और IGIB है क्या? ये देखो IGIB का मतलब जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ये बेसिकली इट हैज़ बीन कॉल्ड बिरसा 101 क्यों? क्योंकि इट हैज़ बीन डेडिकेटेड टू भगवान बिरसा मुंडा ऑन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी। यू गॉट इट राइट। अब देखो सिकल सेल डिजीज ये होता क्या है? ये बेसिकली एक हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर है जो बेसिकली कैसे कॉज किया जाता है, तो म्यूटेशन इन हेमोग्लोबिन जीन। ठीक है, मतलब हेमोग्लोबिन जीन में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हुआ और म्यूटेट कर गया हो, मतलब बढ़ गया हो, मतलब एज एन साइड इफेक्ट से, तो ये बेसिकली सिकल सेल डिजीज हो जाता है। इसका मैकेनिज्म तो बेसिकली लीड टू सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल दैट ब्लॉक्स द ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन डिलीवर टू टिश्यूज। अब समझ में आ रहा है ना कि हेमोग्लोबिन में एज इन ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कंटेंट रहता है और उसी में अगर मान लो कुछ थक्ता जम जाता होगा, ठीक है, मोटा मोटा थक्ता जम जाता होगा, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि ऑक्सीजन का ट्रांसफ्लो तो हो नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यूज को रिड्यूस कर देगा और इंसान को सांस नहीं मिल पाएगा। इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो कॉजेज एनीमिया एंड मे डैमेज द लंग्स, हार्ट, किडनी एंड बोन्स एंड ब्रेन्स। इंडिया जो है वो अकाउंट करता है 14.5% ऑफ ग्लोबल सिकल सेल डिजीज बर्थ 2023 और इट इज़ मेनली प्रिवेलेंट अमंग द ट्राइबल एरियाज या फिर ट्राइबल पीपल्स। टारगेट जो है तो इंडिया का एम क्या है कि एलिमिनेट करना है अप टिल 2047। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया हमारा। चलिए ग्लो केस 9 के बारे में देखते हैं। तो साइंटिस्ट फ्रॉम कोलकाता बेस्ड बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता का एक बोस बेस्ड इंस्टीट्यूट है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो डेवलप करता है ग्लोस केस 9। इट इज़ अ क्रिस्पर प्रोटीन जो बेसिकली लाइट अप वाइल परफॉर्मिंग द जीन एडिटिंग। लाइट अप मतलब उसको इन्हांस कर सकता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? स्पीड अप द रिएक्शन, राइट, वही ये काम करता होगा। ये एमिट लाइट करता होगा बिकॉज इट इज फ्यूज्ड विद अ नैनो लूसिफरेंस फ्रेगमेंट, सॉरी कैटलिस्ट नहीं है, सही में ये लाइट एमिट करता है, एमिट्स लाइट बिकॉज ये क्यों है? क्योंकि ये नैनो लूसिफरस फ्रेगमेंट है फॉर डीप सी श्रिम्प्स which resembles and emit lights when Cas9 प्रोटीन फोल्ड करेक्टली। मतलब जब Cas9 प्रोटीन जो है अच्छे से फोल्ड हो जाता है, करेक्टली फोल्ड हो जाता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये लाइट अप हो जाता है। अब देखो एपीजीनोम एडिटिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बेसिकली इट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन कैसे? बाय मॉडिफाइंग द एपीजीनोम विदाउट चेंजिंग द डीएनए सीक्वेंस। कैसे? विदाउट चेंजिंग द डीएनए सीक्वेंस। एपीजीनोम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एपीजीनोम जो है वो कंसिस्ट करता है केमिकल कंपाउंड्स जो मॉडिफाई करता है और मार्क करता है जो रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन है। ठीक है, साथ ही साथ नॉट लाइक ट्रेडिशनल जीन एडिटिंग, पहले की तरह जीन एडिटिंग की तरह नहीं, उस मेथड में जो जिसमें कटिंग डीएनए और एपीजीनोम एडिटिंग अलाउ करता था फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर जीन एक्सप्रेशन विथ रिवर्सिबल चेंज, जो क्या करता है सेफर अल्टरनेटिव भी है। उसके बाद देखो जीएम क्रॉप्स क्या है। तो देखो नीति आयोग मेंबर कॉल्ड फॉर अडॉप्टिंग जीएम क्रॉप्स फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल। तो बेसिकली नीति आयोग क्या कर रहा है कि वो जीएम क्रॉप्स का मतलब अडॉप्शन करना चाह रहा है सो दैट वी वुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन एडिबल ऑयल्स। ठीक है, एपीजीनोम आपको समझ में आया था ना? नहीं समझ में आया था प्लीज़ मेरे को बताना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, अब देखो अबाउट जीएम क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो एक बार देख लेते हैं एपीजीनोम। ये बेसिकली कंसिस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट मॉडिफाई और मार्क्स द रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन। ये किसके पास क्या है? तो एपीजीनोम क्या है? एपीजीनोम के पास एक केमिकल कंपाउंड है जो मॉडिफाई कर सकता है, मार्क कर सकता है और रेगुलेट कर सकता है जीन एक्सप्रेशन को, जीन के एक्सप्रेशन को, मतलब जो जीन ऑब्जेक्ट है उसको ठीक कर सकता है।
लेकिन पहले की तरह जो पहले जो जीन एडिटिंग और कटिंग मेथड था ना, जिसमें कटिंग डीएनए और एपिजीनोम एडिटिंग अलाउ करता था प्रिसाइज कंट्रोल ओवर जीन एक्सप्रेशन, मतलब अभी ये जो जीनोम एपिजीनोम जो है ना, ये क्या कर सकता है, ये डीएनए कटिंग एपिजीनोम एडिटिंग जो है वो अलाउ करता है प्रिसाइज कंट्रोल, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में आप एज इन जीन को एडिट कर सकते हो ओवर जीन एक्सप्रेशन, मेकिंग इट अ सेफर अल्टरनेटिव। तो ये एपिजीनोम जो है ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव है। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि एपिजीनोम समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए जीएम क्रॉप्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जीएम क्रॉप जो है बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, जीएमओ, दैट इज जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है उसको ऑल्टर कर दिया गया। अभी हम लोग ने कुछ देर पहले एडिटिंग देखा ना क्रिस्पर Cas9 से, तो ये बेसिकली ऑल्टर्ड आर्टिफिशियली किया गया सो दैट हमें जो चाहिए तो डिजायरेबल फीचर्स लाइक रॉबस्टनेस, पेस्ट रेजिस्टेंस अमॉन्ग अदर्स, सो दैट मतलब कोई कीटनाशक मतलब कोई कीट ना लग जाए, उससे बचा हुआ, मतलब सो दैट उससे रेजिस्टेंस हुआ पड़ा, ठीक है, उसमें जल्दी कीड़ा ना लग जाए, उस तरह का हम लोग क्रॉप्स को डेवलप कर पाए और जिसका फास्ट ग्रोथ हो पाए वो हम कैसे कर सकते हैं, जीन मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं। ट्रांसजेनेसिक्स देखा जाए तो ट्रांसजेनेसिक्स आर द सबसेट्स ऑफ जीएमओ, जहाँ पे वेयर वन और मोर डीएनए जो है वो सीक्वेंस करते हैं फ्रॉम अनदर स्पेसिफिक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। एग्जाम्पल बीटी कॉटन जो कंटेन करता है एक जीन फ्रॉम अ बैक्टीरियम। अब देखो अडॉप्शन स्टेटस देखते हैं इन इंडिया। तो बीटी कॉटन जो है, तो मतलब एडॉप्शन स्टेटस में मतलब अभी तक कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप जो है इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है। तो बीटी कॉटन जो है वो ओनली जीएम क्रॉप से जो अप्रूव किया गया है कल्टीवेशन के लिए, तो मतलब बीटी कॉटन को एज एन ग्रो कर सकते हो। बीटी ब्रिंजल जो है वो क्लियर कर गया भाई जीईएसी फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन। कॉमर्शियल मतलब एज इन फॉर पर्सनल यूज़ के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट इट वॉज पुट ऑन मोरेटोरियम, अभी तक रोक लगा दिया गया है। उसके बाद सेंटर कंडीशनली अप्रूव द हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम मस्टर्ड, हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम मस्टर्ड DMH11, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले बार पूछने का बहुत चांसेस था लेकिन पूछा नहीं, हो सकता है इस बार पूछ दे, ठीक है, जो रिलीज किया गया इनटू द एनवायरनमेंट। हाउएवर द अप्रूवल जो है करेंटली अंडर रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको पूरा मतलब पारित नहीं किया, पूरा पास नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो साइड जो डायरेक्टेड किया गया न्यूक्लियस मतलब SDN, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस, तो SDN1 जो है एक साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस है विदाउट यूजिंग अ डीएनए सीक्वेंस टेम्पलेट। SDN2 जो है एक साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस जो यूज करता है डीएनए सीक्वेंस टेम्पलेट्स, और SDN3 जो है एक साइड डायरेक्टेड इंसर्शन ऑफ जीएनए है, ठीक है। देखो साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस जो है विदाउट यूजिंग डीएनए सीक्वेंस टेम्पलेट, ठीक है, एक ये हो गया SDN1। SDN2 जो है ये यूजिंग डीएनए सीक्वेंस है साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, और SDN3 जो है ये साइड डायरेक्टेड इंसर्शन ऑफ जीन है, ठीक है, इंसर्शन ऑफ जीन लार्ज डीएनए सीक्वेंस कैसे, यूजिंग डीएनए सीक्वेंस टेम्पलेट्स, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। अब देखो रेगुलेटेड फ्रेमवर्क देखोगे जीएम क्रॉप्स का इन इंडिया में, तो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इसके द्वारा क्या किया गया, प्रोहिबिट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, यूज और सेल ऑफ जीएम फूड विदाउट FSSAI अप्रूवल। मतलब देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, किस तरह मतलब रोकथाम, एज इन व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन यू नीड टू फॉलो, राइट। तो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ये एक्ट जो है वो क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है कि नो नॉट टू यूज और इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर, यूज और सेल ऑफ जीएम फूड विदाउट FSSAI अप्रूवल, उसके अप्रूवल के बिना आप कुछ भी ये सब काम नहीं करोगे, राइट। दूसरा क्या है, रिव्यू करना है कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन RCGM, तो इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी दिस कमिटी मॉनिटर करता है, ये बेसिकली मॉनिटर करता है, देखता है, देख रेख करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इन्वॉल्व करता है जीएम ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी SBCC, ये बेसिकली रिव्यू करता है सेफ्टी एंड कंट्रोल मेजर्स इन द वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैंडलिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMOs। उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी DLC जो है बेसिकली इंस्पेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और रिपोर्ट भी करता है टू द SBCCs और GEAC अबाउट कंप्लायंस। नोट अब देखोगे जीनोम एडिटिंग जो है, जीनोम एडिटिंग ऑफ साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियाई, मतलब जीनोम एडिटिंग ऑफ SDA1 SD2 टाइप ऑफ जीन जो है ये बेसिकली अप्रूव कर दिया गया है अंडर बायोलॉजिकल सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर जनरल क्रॉप्स, ठीक है। मतलब SD1 जो है और SDN2 दोनों क्या कर दिया गया है, इनको अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है, अप्रूव कर दिया गया है अंडर द इंडियाज बायोसेफ्टी रेगुलेशन फॉर जनरल क्रॉप्स। उसके बाद देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC है क्या, तो इसका जेनेसिस आप देखोगे ना GEAC का, तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज अ स्टैट्यूटरी कमेटी अंडर द
rules of manufacture, use, import, export and storage of hazardous microorganisms, genetically engineered organisms और cells 1999। रूल जो है बेसिकली फ्रेम किया गया अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इसमें कौन है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब देखोगे तो बेसिकली अप्रेजल ऑफ द प्रपोजल रिलेट करता है टू रिलीज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और प्रोडक्ट्स। और वहीं दूसरा क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये देखो पहला क्या है अप्रेजल ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग, तो कोई प्रपोजल आया हुआ है उसको कैसे रिलीज करना है ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स। और अप्रेजल्स ऑफ एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करेगा लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिकॉम्बिनेंट इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। ठीक है, अब देखो रिलेटेड न्यूज़ अब देखोगे तो जीनोम एडिटिंग राइस। जीनोम एडिटिंग राइस में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने डेवलप किया है इंडिया का पहला जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी, जिसका नाम क्या है DRR राइस 100 कमला। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मस्टर्ड DMH11 हम लोगों ने पढ़ा था और दूसरा क्या है DRR राइस 1100 कमला एंड पूसा DST डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी राइस। ये बेसिकली ऑल्सो इट बिकेम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप GE राइस वेराइटी, मतलब जेनेटिकली एडिटेड राइस वेराइटी पहला है। ठीक है, उसके बाद द न्यू वेराइटी जो है वो बेसिकली डेवलप किया गया अंडर द जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन क्रिस्पर केस। फिर अबाउट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो DRR धान 100 कमला जो है ये डेवलप किया गया बाय ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड IIRR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, कहाँ हैदराबाद में। ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट है ऑफ सांभा मसूरी। तो किसका इम्प्रूवमेंट है तो ये एक सांभा मसूरी नाम का चावल है जो बाय टारगेटिंग द CKX2 साइटोकाइनिन ऑक्साइडेज 2 जीन। ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जानना है। ठीक है, ये आपको जान सकते हो कि ICAR और IIRR के द्वारा ये बनाया गया। लेकिन देखो साइटोकाइनिन है क्या, एक प्लांट हार्मोन है जो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ और स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिविजन्स को। ठीक है, इतना आपको मतलब देखो कुछ बेसिक टर्म्स तो जानना ही पड़ेगा कोई भी आंसर को मतलब पूरा अच्छे सॉल्व करने के लिए, राइट। देखो पूसा DST राइस 1 जो है ये बेसिकली डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली में, यहीं पटेल नगर। द वेराइटी जो है बेसिकली इंप्रूव किया गया वर्जन ऑफ फाइन ग्रेन्स राइस MTU 1010 कॉटन डोरा सनुला। नोट आप देखोगे तो दीज टू वेराइटी कंटेन्स नो फॉरेन DNA एंड देयरफॉर आर नॉट कंसिडर्ड GM क्रॉप्स। ठीक है, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्राइमरीली देखा जाए तो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स में मतलब शुरुआती खोज में ऑफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पब्लिश करता है इन द जर्नल नेचर जेनेटिक्स। अब देखो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं तो इसका जेनेसिस जो हुआ था वो इनिशिएट किया गया था भाई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT के द्वारा। कौन सा जेनेसिस किसका तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को, ये कोलैबोरेशन है किसके किसके द्वारा तो DBT और 20 इंस्टीट्यूशन टू मैप इंडिया जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑब्जेक्टिव अब देखोगे तो बिल्ड करना है कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस जो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। डेटा स्टोरेज आप देखोगे तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC जो है ये कहाँ पे है फरीदाबाद हरियाणा में। IBDC जो है वो इंडिया का पहला नेशनल लाइफ साइंस एंड डेटा रिपोजिटरी है जो सपोर्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिपोजिटरी का मतलब आपको पता है क्या होता है, जहाँ पे देखो छोटा छोटा क्रॉप्स मतलब कोई भी तरह का मतलब क्रॉप्स या फिर स्पेसिमेंट्स रखा जाता है फॉर फ्यूचरिस्टिक यूज़। ठीक है, इनकेस अगर आपको मान लो जरूरत पड़ेगा तो कंटेनर इन विच समथिंग स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, तो वही होता है रिपोजिटरी, राइट। हाँ ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं कहाँ तक हम लोग थे। डेटा स्टोरेज हो गया हमारा, डेटा स्टोरेज इन बायोलॉजिकल सेंटर एट फरीदाबाद हो गया। अदर की इनिशिएटिव हो गया रिसर्च। फिर इंडिया जेन प्रोग्राम तो ये इनिशिएट किया गया भाई काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। कौन सा अदर की इनिशिएटिव ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग। अदर की इनिशिएटिव जीनोम सिक्वेंसिंग में सबसे पहले इंडीजेन प्रोग्राम है, ये बेसिकली इनिशिएट किया गया भाई काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव ये इनिशिएट किया गया भाई DBT। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब कुछ इनिशिएटिव्स हैं बेसिकली किसके लिए फॉर जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट इज HGP ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो एम करता है मैप करना है सिक्वेंसेस द एंटायर ह्यूमन जीनोम। उसके बाद 1 लाख जीनोम प्रोजेक्ट जो है बेसिकली
ये क्या है, ये इंग्लैंड का मतलब इंग्लैंड वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव है जो सीक्वेंस करता है 1 लाख जीनोम्स को। फिर इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट है, ये एनालाइज करता है ओवर 1 मिलियन वेरिएंट्स इन अफ्रीकन, एशियन एंड यूरोपियन एंसिट्री ग्रुप्स। ठीक है, ये अदर इनिशिएटिव्स था कुछ, वो हम लोग ने देख लिया। अगर रिलेटेड न्यूज़ अगर हम देख लेते हैं डेवलपमेंट में, तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी जीडीटी है ये। तो जीडीटी जो है बेसिकली स्टॉप करता है, मतलब स्टॉप करता है इंसेक्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग द वेस्ट बॉर्न डिजीजेस। देखो, एक वेस्ट बॉर्न डिजीजेस होता है जो बेसिकली मॉस्किटो की तरह होता है, उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। कौन रोक सकता है? जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। एंड पेस्ट दैट अटैक्स प्लांट। अब जीडीटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है जो बेसिकली मॉडिफाई करता है जीन को, जो अल्टर करेगा मेंडेलियन इनहेरिटेंस नॉर्मल। और मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है वो रिफर करता है सर्टेन पैटर्न ऑफ हाउ ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है वो बताता है कि कैसे बॉडी टू बॉडी, मतलब एक माता पिता से बच्चे तक कैसे एक सर्टेन पैटर्न्स ऑफ ट्रेड जो है, मतलब लुर लक्षण एज एन नॉर्मल टर्म्स आई एम टेलिंग, तो उसको कैसे है ट्रांसफर होता है, सॉरी फॉर द वर्ड्स, राइट। पेरेंट्स ऑन टू ऑफस्प्रिंग इंक्रीजेस द तौर तरीका जो होता है ना, वो कैसे फ्रॉम फादर टू या फिर मदर टू सन या फिर डॉटर ट्रांसफ़र होता है। इंक्रीज द लाइवलीहुड, इंक्रीज द लाइवलीहुड, increase the livelihood that a particular suits of gene will be passed into a next generation। की कंपोनेंट सब देखोगे तो जीन, Cas9 एंजाइम्स एंड क्रिस्पर। फिर ऑर्गेन ऑन चिप, OOC टेक्नोलॉजी। तो ऑर्गेन ऑन चिप जो है बेसिकली कैन ट्रांसफर द ड्रग डेवलपमेंट। वो क्या कर सकता है? ट्रांसफॉर्म कर सकता है ड्रग डेवलपमेंट को। अगर ऑर्गेन ऑन चिप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो ये बेसिकली रिफर्स टू माइक्रो स्केल सिस्टम, जो बेसिकली यूज़ किया गया है कि मिमिक करना है, मतलब एज सेम ट्रेड शो करना है, मिमिकिंग द ह्यूमन बॉडी इन्वायरमेंट। इट इज़ वन ऑफ द ह्यूमन रेलेवेंट 3D कल्चर मॉडल, जिसको न्यू अप्रोच मेथड भी बोला गया है। 3D कल्चर जो है वो ऐसा सिस्टम है जो अलाउ करता है रिसर्च, जो रिक्रिएट कर सकता है ह्यूमन ऑर्गेन को और डिजीज इन वन डिश, मतलब उस डिजीज को भी और ह्यूमन ऑर्गेन को भी रिक्रिएट कर सकता है फॉर इट्स व्हाट इज ए क्योरमेंट। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म जो है, सेल्स आर प्लेस्ड ऑन अ चिप एंड अलाउड टू ग्रो इनटू 3D स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर दैट रिजेंबल्स द रियल टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। बेनिफिट्स अब देखोगे तो ये क्या कर सकता है, ऑर्गेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड कर सकता है ह्यूमन रिलेवेंट, एथिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म जो एक्सेलरेट करेगा ड्रग टेस्टिंग डिजीजेस को, साथ ही साथ मॉडलिंग को और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को। ठीक है, अब देखो RNA साइलेंसिंग। देखो साइलेंसिंग का मतलब क्या होता है, उसको शांत कराना है। मान लो कोई डिजीज़ है तो उस डिजीज़ के ट्रेड्स को शांत कैसे करा सकते हो, उसके बारे में ये है। ठीक है, ये क्या है, ये एक एंटीवायरल एजेंट है जो डेवलप करता है जर्मन बेस्ड रिसर्च, जो यूज़ किया गया जो यूज़ कर रहा है RNA साइलेंसिंग को, जो प्रोवाइड कर सकता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ककम्बर मोजाइक वायरस CMV के से बचने के लिए आप RNA साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर 25 to 30% ऑफ यील्ड लॉस इन बनाना प्लेटफॉर्म। मतलब बनाना प्लेटफॉर्म में ना एक तरह का डिजीज़ है जिसका नाम क्या है, कुकुम्बर मोजाइक वायरस। तो उसको रोकने के लिए आप RNA साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। टेक्निक जो है यूज़ किया गया बाय रिसर्च, जो स्ट्रेंथन करेगा प्लांट इम्यूनिटी अगेंस्ट CMV, जो इंक्लूड करता है होस्ट इंक्लूड जीन साइलेंसिंग HIGS एंड स्प्रे इंक्लूड जीन साइलेंसिंग SIGS। फिर से पढ़ें, देखो टेक्निक जो है वो यूज़ किया गया है किसके द्वारा, रिसर्च, जो स्ट्रेंथन करेगा प्लांट इम्यूनिटी को, मतलब प्लांट की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा अगेंस्ट किससे, अगेंस्ट कुकुम्बर मोजाइक वायरस। तो कुकुम्बर मोजाइक वायरस जो है वो करता क्या है, तो होस्ट इंक्लूड जीन साइलेंसिंग और दूसरा स्प्रे इंक्लूडिंग जीन साइलेंसिंग। उसके बाद देखो व्हाट इज RNA साइलेंसिंग। RNA साइलेंसिंग एक जेनेटिक रिडक्शन मैकेनिज्म है जो रिड्यूस करता है जीन एक्सप्रेशन को। मतलब अगर कोई जीन है उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आप जीन साइलेंसिंग यूज़ कर सकते हो बाई आइदिंग द सप्रेसिंग ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग TGS, और बाई डिग्रेडिंग स्पेसिफिक RNA अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब पोस्टर ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग PTGS RNA interference, or it can turn down or completely shut off the activity of specific genes। RNA साइलेंसिंग जो है इन्वॉल्व करता है स्मॉल RNA मॉलिक्यूल्स लाइक siRNA और miRNA, जो बेसिकली दैट कैन बाइंड टू मैसेंजर RNA mRNA।
उसके बाद व्हेन दी स्मॉल आरएनए बाइंड टू एमआरएनए दे आर आइदर, वो क्या कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एमआरएनए को, सो द प्रोटीन कांट बी मेड, और ब्लॉक कर सकते हैं एमआरएनए को फॉर बीइंग रेड बाय सेल्स प्रोटीन मेकिंग मशीनरीज। देखो माइक्रो आरएनए एमआईआरएनए को थोड़ा बारे में उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पिछले साल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था, बन गया था, अभी भी थोड़ा सा है ना। देखो ये बेसिकली स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए है जो हेल्प करता है सेल्स को कि रेगुलेट कर सके जीन एक्सप्रेशन को। देखो अभी हम लोग कुछ देर पहले भी जीन एक्सप्रेशन के बारे में देख रहे थे ना, इसको साइलेंस कर सकता है, तो जीन साइलेंसिंग था वो एक्चुअल में। तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को, कैसे बाइंड करता है एमआरएनए मॉलिक्यूलर आरएनए को। और देखो एमआरएनए जो है ना वो मॉलिक्यूलर आरएनए होता है, और एमआईआरएनए जो होता है ना वो माइक्रो आरएनए होता है। ठीक है, आप दोनों में एज एन डिफरेंस मेंटेन कर रखोगे। ठीक है, तो एमआरएनए और प्रिवेंट करता है उसको फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन में ट्रांसलेट होने से, और बाय डिग्रेडिंग और डिस्ट्रॉइंग द एमआरएनए टू ऑल टुगेदर, मतलब या तो उसको आप प्रोटीन में कन्वर्ट कर दो या तो उसको खत्म कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोटीन जो है इन द न्यूक्लियस रेगुलेट करता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शंस को, और स्लाइसिंग मतलब कुछ पोर्शन में काटना, वाइल माइक्रो आरएनए जो है वो कंट्रोल करता है ट्रांजिशनल और डिग्रेडेशंस ऑफ एमआरएनए इन साइटोप्लाज्म। आपको समझ में आ रहा है ना। देखो प्रोटीन इन न्यूक्लियस वो करता क्या है, जिससे हम लोगों ने कुछ देर पहले उसको या तो प्रोटीन में बदल दिया, यहाँ पे देखो प्रोटीन में बदल दिया, या तो उसको खत्म कर दिया। तो प्रोटीन जो न्यूक्लियस में है वो रेगुलेट कर सकता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शंस को, ठीक है, या फिर स्लाइस कर सकता है, काट सकता है। वाइल माइक्रो आरएनए जो छोटा माइक्रो आरएनए जो होता है ना वो कंट्रोल करता है ट्रांसलेशन और डिग्रेडेशन ऑफ एमआरएनए इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद देखो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता क्या है, जैसे यहाँ पे था ना आरएनए रेगुलेट्स द आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कॉपी करता है जीन डीएनए सीक्वेंस को इनटू एमआरएनए, मतलब माइक्रो आरएनए नहीं, हाँ एमआरएनए में, एंड ट्रांसलेशनल डिकोड्स दैट एमआरएनए इनटू स्पेसिफिक प्रोटीन। देखो थोड़ा सा पेचीदा है ये टॉपिक, हो सकता है आई माइट नॉट मेक यू अंडरस्टैंड इन मच बेटर वे, पर ठीक है आगे जब दूसरा टॉपिक अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी आ जाएगा तो दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन मोर गुड वे, राइट। उसके बाद देखो पेज नोम क्या है, तो चाइनीज साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है फर्स्ट पेज नोम ऑफ एशियन राइस, बेसिकली जो हेल्प करेगा पैक बायो हायर फिडेलिटी हाई-फाई सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब एक पैक बायो हाई फिडेलिटी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है, उसको हेल्प कौन करेगा, चाइनीज साइंटिस्ट ने जो पेज नोम ऑफ एशियन राइस बनाया है। ठीक है, देखो हाई फिडेलिटी होता क्या है, देखो हाई-फाई जो है ये सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है, इज अ सिंगल मॉलिक्यूल रियल टाइम, मतलब एट प्रेजेंट टाइम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी उसी टाइम ये कर देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एज एन SMRT, मतलब रियल टाइम सीक्वेंस टेक्नोलॉजी, SMRT, जो प्रोवाइड कराएगा इनक्रेडिबल सिंगल मॉलिक्यूल और एक्यूरेट अक्रॉस लॉन्ग रीड्स। ये बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्ग रेड सीक्वेंसिंग एंड मेथड ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। अब देखो पैंजियोनोम ये है क्या, तो कलेक्शन ऑफ जीनोम सीक्वेंस, तो कलेक्शन ऑफ जीनोम सीक्वेंस को हम लोग पैंजियोनोम बोलते हैं, जो फॉर्म करता है मेनी इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़। जिसका की एप्लीकेशन क्या है, तो बेसिकली एग्रीकल्चरल पर्पसेस में इसको क्या आप हेल्प कर सकते हो, तो ये हेल्प कर सकता है इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू ट्रेड्स फॉर डिजीज टॉलरेंट एज वेल एज रेजिलियंस इन क्रॉप अगेंस्ट द क्लाइमेट शॉक्स। और प्रिसीजन मेडिसिन में, मतलब कोई मान लो आपको मेडिसिन बनाना है तो वो फॉर दैट पर्पसेस होना चाहिए, तो इन ह्यूमन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर फॉर डिजीज, एग्जाम्पल ह्यूमन पैंजिनोम प्रोजेक्ट। ठीक है ना, आपको समझ में आया ना पैंजिनोम ये क्या है, मतलब साइंटिस्ट ने, मतलब चाइनीज साइंटिस्ट ने क्रिएट किया पहला पैंजिनोम। ठीक है, अब पैंजिनोम है क्या, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग है फॉर मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए ये कलेक्शन ऑफ जीनोम सीक्वेंस है, इसको हम लोग पैंजिनोम बोलते हैं। तो पैंजिनोम जो है आप लोग एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रिसीजन मेडिसिन में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, ये हाई फिडिलिटी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स और रियल टाइम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी रहेगा, जो प्रोवाइड कराएगा इनक्रेडिबल सिंगल मॉलिक्यूल जो रीड करेगा एक्यूरेटली और अक्रॉस द लॉन्ग रीड्स। ठीक है, अब देखो शुक्र जीन जो है वो बेसिकली रिसर्चर्स फ्रॉम CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद ने शेड लाइट किया, मतलब दिखाया ऑन द मॉलिकुलर इनोवेशंस इन फ्लावरिंग प्लांट, जो हेल्प करेंगे एक्सप्लेन हाउ एब्डोमिनल मिस्ट्री थ्रू न्यू फाउंड जीन कैन बी
न्यू फाउंड जीन कॉल्ड शुक्र और स्पर्म, ठीक है। मतलब रिसर्च फ्रॉम CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद ने बताया कि कैसे इनोवेशंस इन फ्लावरिंग प्लांट हेल्प करता है और एक्सप्लेन करता है एब्डोमिनल मिस्ट्री थ्रू न्यू फाउंड जीन। उसमें देखो शुक्र के बारे में या फिर स्पर्म के बारे में, इस शुक्र जीन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं तो ये कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ जीन कॉल्ड F-box, जो हेल्प करता है और मैनेज करता है प्रोटीन को जो इन्वॉल्व है इन डेवलपिंग द हेल्थी पोलन। मतलब पोलन ग्रेन से ही एज एन ट्रांसफर, मतलब दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल एंड बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो उसी से मान लो रिप्रोडक्शन पोलन ग्रेन से ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है ना, इफ यू नो दैट, ठीक है। तो उसी को कैसे ये कर सकता है, मतलब हाउ इज वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। एब्डोमिनल मिस्ट्री को बता रहा है। शुक्र जो है, शुक्र एंड इट्स F-box जीन जो है वो इवॉल्व फास्ट, एक्सप्लेनिंग डार्विन एब्डोमिनल मिस्ट्री और सडन राइज एंड सक्सेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब देखो DNA प्रोफाइलिंग, तो प्रोफाइलिंग मतलब एज एन सीक्वेंस बनाना, ठीक है, शो अप करना। देखो DNA आइडेंटिफिकेशन या फिर प्रोफाइलिंग मतलब बनाना यूज टू आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट और विक्टिम्स एट रेड फोर्ट ब्लास्ट साइट। तो DNA प्रोफाइलिंग से आप बता सकते हो, मतलब देखो बम फट गया था कार में, है ना, तो लोग उसके इर्द गिर्द जो थे वो उनकी भी बॉडी थोड़ी मतलब एज एन फट गई थी, ठीक है। तो अब तो पता नहीं चल रहा ना किसका हाथ किसका बॉडी कौन सा है, तो वो आप एज एन कैसे पता लगा सकते हो, DNA प्रोफाइलिंग से आप पता लगा सकते हो कि ठीक है ये इंसान का ये जो हाथ है वो इस इंसान का है, ठीक है। वो थोड़ा ज़्यादा ही डिवास्टेटिंग था, राइट। देखो एक टेक्निक है जो बेसिकली यूज़ किया था आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल बाय एनालाइजिंग द यूनिक पैटर्न्स इन द DNA बेस्ड अपॉन द वेरिएबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेवरल नॉन कोडिंग रीजन ऑफ DNA कॉल्ड VNTRS, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल बेस्ड ऑन, मतलब ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होता यही है कि बेस्ड अपॉन द वेरिएबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेवरल नॉन कोडिंग रीजन्स। की मेथड आप देखोगे ना DNA प्रोफाइलिंग में, तो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स मतलब STR जो है बेसिकली एग्जामिन करता है कि शॉर्ट रिपीटिंग DNA जो है वो ऐसा सीक्वेंस है न्यूक्लियस में। दूसरा कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, तो mtDNA ये बेसिकली यूज़ किया जाता है अगर न्यूक्लियर DNA जो है वो डिग्रेडेड है। मतलब न्यूक्लियर DNA किसी बॉडी का डिग्रेडेड है तो उससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये इस बॉडी का ये वाला पोर्शन है, क्योंकि उसमें भी न्यूक्लियर जो है वो डिग्रेडेड रहेगा। वाई क्रोमोसोम से पता लगा सकते हो जो फोकस करता है STR ऑन वाई क्रोमोसोम, जो इनहेरिट करता है फादर टू सन, आइडेंटिफाई करता है मेल, जैसे देखो आइडेंटिफाई करता है मेल विक्टिम्स बाय मैचिंग द पैटर्न मेल रिलेटिव्स। देखो जैसे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं, तो X क्रोमोसोम्स जो फीमेल में जो होता है वो XX क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन मेल में X और Y होता है। तो एक मतलब यही इन्वॉल्व होता है, या तो लड़का हो रहा है फॉर गर्ल चाइल्ड और फॉर बॉय चाइल्ड। तो एज यहाँ पे लिखा हुआ है फोकसेस ऑन STR वाई क्रोमोसोम्स, तो वाई क्रोमोसोम्स रहेगा एज इन मेल। तो ये कैसे पता चलेगा, उसके पिताजी का भी एज इन वाई क्रोमोसोम्स उसके पास रहेगा, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि यस ये इसका इस बॉडी का है। सिंगल न्यूक्लियोइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये बेसिकली SNP जो है ये बेसिकली सिंगल बेस्ड डिफरेंस यूनिक टू इंडिविजुअल्स मैच एंड पर्सनल आइटम्स लाइक टूथब्रश। उसमें देखो जंपिंग जीन्स क्या होता है कि एक देखो एक न्यू स्टडी है जो रिवील करता है कि लाइन 1 एक जंपिंग जीन है जो बाइंड करता है सेलुलर DNA कब, ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के टाइम पीरियड में एक जंपिंग जीन होता है लाइन 1, वो बाइंड अप कर जाता है जब वो सेल डिवाइड होता है। तो ऑल्सो रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने पेटेंट किया ट्रांसपोशन एसोसिएटेड प्रोटीन दैट इज TNPB, जो बेस्ड है ऑन जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। अब देखो जंपिंग जीन के बारे में देखते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोसेबल एलिमेंट भी बोलते हैं। ये बेसिकली DNA सीक्वेंस है जो बेसिकली मूव करता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन जीनोम, दस अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। साथ ही साथ दे कैन ऑल्सो, मतलब दे कैन डू सो आइदर बाई फिजिकली कटिंग एंड पेस्टिंग देमसेल्फ और बाई कॉपिंग देमसेल्फ टू न्यू लोकेशन। इस प्रोसेस में देखा जाए तो दे में कॉज म्यूटेशंस एंड इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ DNA इन द सेल जीनोम। ह्यूमन बीइंग में देखोगे ना कम से कम या फिर उससे ज़्यादा 50% ऑफ द जीनोम जो है बेसिकली कंपोज्ड है जंपिंग जीन का, मतलब ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स का, राइट। अब देखो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर
टी सेल्स, ठीक है। काटी थेरेपी, हम लोगों ने पिछले साल भी इसको पढ़ा था। देखो नेक्स्ट कार 19 इंडिया का पहला इंडिजीनियस काटी सेल थेरेपी जो है वो अनवील कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। देखो नेक्स्ट कार 19 थेरेपी जो है बेसिकली डेवलप किया गया फॉर बी सेल ब्लड कैंसर। तो बी सेल ब्लड कैंसर को क्योर करने के लिए नेक्स्ट कार 19 थेरेपी को एज इन डेवलप किया गया। कैसे? तो बाय इम्यूनो एक्ट। ये क्या है? एक कंपनी है जो इनक्यूबेट करता है अंडर आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टीएमएच मुंबई जो है ना उसके अंदर, मतलब सिर्फ मुंबई नहीं टीएमएच के अंदर जो बेसिकली आता है। दोनों कंपनी ने क्या डेवलप किया है? नेक्स्ट कार 19 थेरेपी। किसके लिए? बी सेल ब्लड कैंसर के लिए, उसको क्योर करने के लिए, जो सपोर्ट किया गया बाय डीबीटी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बायरैक के द्वारा। अर्लियर आप देखोगे तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO जो है उन्होंने अप्रूव किया काटेमी, एक कार टी सेल्स थेरेपी फॉर ट्रीटिंग द ब्लड कैंसर। फिर व्हाट इज कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल कार टी सेल थेरेपी, ये होता क्या है? ये बेसिकली अगर पेशेंट में टी सेल जो है वो कलेक्ट किया गया फ्रॉम द ब्लड एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया लेबोरेटरी में, ठीक है। जैसे देखो उनके ब्लड सेल से मान लो कोई प्रोटीन एज इन प्रेजेंट होगा या फिर कोई इफेक्टेड पार्ट्स होगा, उसको आप लैब में ट्रीट करोगे और उसमें अगर दवा डालोगे और देखोगे कि हाँ ये रिएक्ट कर जा रहा है, फिर वही वाला दवा आप एज इन बॉडी में डालोगे। तो एक वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है, ऑन अ नॉर्मल टर्म्स मैंने बताया। उस पर देखो स्पेशल रिसेप्टर कॉल कार दैट इज कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो है ये ऐड किया जाता है टू द टी सेल, जो मैंने नॉर्मली जो बोल दिया ना वो देखो उसमें क्या ऐड किया जाता है? कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो ऐड किया जाता है टी सेल्स को, जो इनेबल करता है डेम टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक द कैंसर सेल मोर इफेक्टिवली। अगर वो कैंसर सेल को मार दे तो ठीक है वो एक्ट कर जा रहा है, और नहीं मार रहा है तो फिर से हम लोग कुछ दूसरा उसमें एज इन कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर डालेंगे उस टी सेल में, फिर देखेंगे कि वो एज ए रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लिविंग ड्रग। अब देखो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ काटी थेरेपी में तो लॉन्ग टर्म रेमिशंस होता है, मतलब काटी थेरेपी जो है वो कैन कीप द कैंसर एट बे फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब रोक सकता है, रिड्यूसिंग द ट्रीटमेंट साइकिल। वहीं पे पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देखोगे तो काटी सेल जो है, मतलब काटी यूजेस अ पेशेंट्स ओन मॉडिफाइड टी सेल्स, मतलब उनका ही अब सेल निकाल के ट्रीट कर रहे हो ना, तो उनका ही एज इन वो हुआ, मतलब उनके लिए ही वो ट्रीटमेंट हुआ, तो एज इन अ गुड थिंग। तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस, मतलब एंटायर प्रोसेस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज लगता है। लेकिन चैलेंजेस कुछ होगा काटी थेरेपी में, तो साइटोकाइन जो है वो रिलीज करता है, मतलब साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, मतलब इट इज़ अ सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशनरी रिस्पॉन्स जो कॉज किया गया है बाई साइटोकाइंस, जो रिलीज करता है फ्रॉम इन्फ्यूज्ड काटी सेल विच कैन लीड टू ऑर्गन डाइफंक्शन। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि साइड इफेक्ट जो होता है ना वो ऑर्गन डिसऑर्डर डाइफंक्शन के लिए भी काम हो जाएगा, मतलब एज एन थ्रिएट है, ठीक है। एंटीजन स्केप्स, मतलब ट्यूमर्स डेवलप रेजिस्टेंस बाय लॉन्ग एंटीजन टारगेट बाय काटी सेल्स, ये प्रॉब्लम है। उस अदर्स देखा जाए तो न्यूरो टॉक्सिसिटी एक्सेट्रा, मतलब न्यूरो टॉक्सिसिटी मतलब एज एन ब्रेन प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है आपको। अब देखो माइक्रोकार्डियल रिप्लेसमेंट थेरेपी MRT के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, जो सक्सेसफुली प्रोटेक्ट करता है, मतलब सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड 8 बेबीज। तो एक क्लिनिकल ट्रायल यूनाइटेड किंगडम में किया गया जो सक्सेसफुली प्रोटेक्ट करता है 8 बेबीज को एट हाई रिस्क ऑफ इनहेरिटिंग माइट्रोकार्डियल डिजीजेस। तो माइट्रोकार्डियल डिजीज में हाई रिस्क था कि बेबीज को हो जाता है, लेकिन उसको रोक दिया गया। देखो फ्रॉम देयर नॉर्म्स थ्रू द माइट्रोकार्डियल डोनेशंस और माइट्रोकार्डियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब देखो माइट्रोकार्डियल डिजीज होता क्या है? सबसे पहले हम लोग माइट्रोकार्डिया के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली दे आर टाइनी पावर प्लांट्स इनसाइड ऑलमोस्ट एवरी सेल्स इन आवर बॉडी। क्या है? टाइनी पावर प्लांट है। दे जनरेट मोर देन 90% ऑफ एनर्जी इन द सेल। कौन? माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है? ये बेसिकली पावर प्लांट है जो पावर जनरेट करता है। माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए ये है क्या? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है उनके पास अपना डीएनए होता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, जो इफेक्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शंस को बट नॉट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन एनर्जी को डेवलप करेगा, और वो माइट्रोकार्डियल डीएनए है। माइट्रोकार्डिया तो आपको मैंने बता दिया ये एक पावर प्लांट है जो बेसिकली एनर्जी जनरेट करता है। माइट्रोकार्डियल डिजीज जो है, जब माइट्रोकॉन्ड्रिया आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जब ये ठीक से काम नहीं करता है तो सेल जो है वो इनफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है एज दे बिगिन टू डाई, मतलब वो मर रहे हैं। तो व्हेन टू मेनी सेल्स डाई, व्हेन होल ऑर्गन सिस्टम्स कैन फेल विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसी को बचाने के लिए एज इन दिस थेरेपी को लाया गया। माइट्रोकार्डियल डिजीज जो है बेसिकली एक्सक्लूसिव है और इनहेरिटेड फ्रॉम द चाइल्ड्स मदर, मतलब मदर से वो एज इन
इनहेरिट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मान लो डायग्राम आप देखते हो ना, तो माइट्रोकार्डियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में सबसे पहले पेरेंट का एम्ब्रायो और डोनर का एम्ब्रायो, ये एक हेल्दी एम्ब्रायो बनाया जा सकता है। ठीक है, अनहेल्दी माइक्रोकॉन्ड्रिया एज इन, इसको क्या करेंगे, पेरेंट्स के न्यूक्लियर मटेरियल को सेव किया जाएगा, न्यूक्लियर को रिमूव और डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और पेरेंट के न्यूक्लियर मटेरियल को उसको इनसाइड डाला जाए, उसके इनसाइड मतलब पेरेंट्स या फिर न्यूक्लियर मटेरियल के इनसाइड डाला जाएगा। ठीक है, ये एक हेल्दी एम्ब्रायो बन जाएगा। अब देखो, ए न्यू फॉर्म ऑफ, देखो माइट्रोकार्डियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एमटीआर के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखो, ए न्यू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ थेरेपी जो है बेसिकली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्लेसिंग अ वुमेन एब्डोमिनल माइट्रोकार्डियल डीएनए विद द डोनर हेल्दी वन, मतलब हेल्दी डोनर से आप लोगे एज एन डीएनए, और मदर मतलब मदर डीएनए में आप उसको डाल दोगे विद अ फॉर्म या फिर टेक्नोलॉजी यूज्ड इज आईवीएफ। इन एमआरटी माइट्रोकार्डियल डीएनए थेरेपी में अन एम्ब्रायो कंटेन्स, इन एमटीआर अन एम्ब्रायो कंटेन्स, उसमें होता क्या है, न्यूक्लियर डीएनए फ्रॉम अ मैन एंड अ वुमेन, जो बेसिकली द प्रोस्पेक्टिव मदर, उसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया इज एन एग जो डोनेट किया गया बाई अनदर वुमेन द माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनर। सिंस द चाइल्ड बॉर्न विथ विल हैव द थ्री डिस्टिंक्ट जेनेटिक मटेरियल, थ्री डिस्टिंक्ट कैसे हो गया, मदर हो गए, फादर हो गए और डोनर मदर हो गए, तीन हो गए, तो इट इज़ कॉल्ड ऐसा थ्री पेरेंट बेबी, इसको थ्री पेरेंट बेबी बोला जाता है। टेक्निक जो है वो बेसिकली एमटीआर इंक्लूड करता है डिफरेंट टेक्निक लाइक मैटरनल स्पिंडल्स ट्रांसफर एसटी एंड प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर पीएनटी। पीएनटी जो है वो कैसे किया जाता है, डन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, वेयर एज एमएसटी जो है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन किया जाता है। स्टेम सेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो रिसेंटली एक स्टडी है उसमें क्या मिला है कि स्टेम सेल जो है एक्सट्रैक्ट किया गया फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज, बॉडी फैट से क्या एक्सट्रैक्ट किया गया, स्टेम सेल, जो एड मतलब एज इन विच कैन एड इन हीलिंग ऑफ ऑस्ट्रोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर्स इन ह्यूमंस। ठीक है, मान लो एक ऑस्टियोपोरोसिस, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर्स होता क्या है, उसको हील करने के लिए, उसको बचाने के लिए आप एडिपोज टिश्यू जो कि बॉडी के सेल से एक्सट्रैक्ट किया गया उसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो मोर इन न्यूज़ देखोगे तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली डिजीज़ है विच मेक्स बोन वीक एंड फ्रेजाइल, मतलब किसी का बॉडी के बोन बहुत ज़्यादा वीक और फ्रेजाइल है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, तो उसको आप एज इन स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू जो है उससे आप उसको ठीक कर सकते हो। अब देखो स्टेम सेल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो दे आर अनस्पेशलाइज्ड सेल, वो अनस्पेशलाइज्ड सेल है जो बेसिकली सेल्फ रिन्यू इनडिफिनिटली, मतलब वो अपने से रिन्यू हो सकते हैं एंड कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट इनटू मोर मैच्योर सेल्स एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अब देखो ह्यूमन में देखोगे तो दे हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इनर सेल मास ऑफ द अर्ली एम्ब्रायो इन सम टिश्यूज ऑफ फिटस, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब ऐसे समझ रहे हो ना, जो पेट के पास नाभि होती है ना वहाँ पे एज एन मदर्स के वो कनेक्टेड रहती है। तो इन ह्यूमन they have been identified in inner cell mass of early embryo in some tissues of fetus, umbilical cords, placenta and in several adult organs। की टाइप्स आप देखोगे ना तो प्लूरीपोटेंट मतलब स्टेम सेल्स, एम्ब्रॉयनिक सिस्टम स्टेम सेल्स एंड इंक्लूडेड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये बेसिकली क्या है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में बता रहा है। कौन सा, तो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स इंक्लूडेड एंड इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड नॉन एम्ब्रॉयनिक या फिर सोमैटिक या फिर अडल्ट स्टेम सेल्स, ये इसके की टाइप्स हैं। वहीं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, तो ये एबिलिटी है जो डिफ्रेंशिएट कर सकता है इनटू ऑल द सेल्स ऑफ द अडल्ट बॉडी। और एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल जो होता है ये बेसिकली कहाँ मिलता है, फाउंड इन एम्ब्रायो, जिसका एज मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया उस एम्ब्रायो का, 3 to 5 days पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन 3 से 5 दिन हुआ हो, एंड प्रायर टू इम्प्लांटेशन मतलब वो इम्प्लांट नहीं हुआ है। ठीक है, जो कंटेन कर सकता है मतलब इनर सेल मास केपेबल ऑफ जनरेटिंग टू ऑल द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। साथ ही साथ इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है IPSCs, ये बेसिकली क्रिएट किया गया थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रॉयनिक सेल्स इनटू सोमैटिक सेल्स, फॉर एग्जांपल स्किन सेल्स, जो कॉज कर सकता है टू इट्स रिवर्ट बैक इनटू द स्टेम सेल्स लाइक स्टेट। फिर अडल्ट स्टेम सेल ASC जो है ये बेसिकली अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स है जो बेसिकली टिश्यू से मिलता है या फिर ऑर्गन में मिलता है एंड कैन डिफ्रेंशिएट टू यील्ड द स्पेशलाइज्ड सेल टाइप ऑफ दैट टिश्यू और ऑर्गन। की टाइप्स देखोगे तो ये न्यूरल स्टेम सेल्स है, स्किन स्टेम सेल्स है, एक्सेट्रा है।
ठीक है, बहुत स्टेम सेल्स हो गया नहीं। अब देखो रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं तो एनिमल स्टेम सेल्स बायो बैंक, ये बेसिकली एक बायो बैंक होगा जिसमें एनिमल का स्टेम सेल्स रखा जा गया होगा। इंडिया का पहला स्टेट ऑफ आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक जो है और फिर लेबोरेटरी वो इनाग्रेट किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद में। अब एनिमल स्टेम सेल्स के बारे में देखते हैं तो या फिर एनिमल स्टेम सेल्स बायो बैंक के बारे में देखते हैं। उसका की फीचर क्या होगा कि स्टेम सेल्स कल्चर यूनिट दैट इज 3D बायोप्रिंट जो है और बैक्टीरियल कल्चर लैब और क्रायो स्टोरेज एक्सेट्रा आर द की फीचर्स ऑफ एनिमल स्टेम सेल्स बायो बैंक। सिग्निफिकेंस आप देखोगे तो बेसिकली फोकस करेगा ऑन रीजेनरेटिव मेडिसिन एंड सेलुलर थेरेपीज फॉर लाइफ स्टॉक और एडवांस रिसर्च इन डिजीज मॉडलिंग टिश्यूज इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। सपोर्ट किया गया है ये मतलब बेसिकली एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक को सपोर्ट किया गया है भाई नेशनल बायोफार्मा मिशंस NMB किसके अंतर्गत आता है तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायरक। और NMB जो है बेसिकली इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेटिव मिशन है किसके लिए एक्सेलरेट करेगा बायोफार्मास्यूटिकल्स डेवलपमेंट्स को। अब देखो फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक ये है क्या। फिनोम देखो नेशनल बायो बैंक इनॉग्रेट करता है नेशनल बायो बैंक इनॉग्रेटेड एट CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB। अब देखो नेशनल बायो बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो ये लॉन्च किया गया अंडर फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये बेसिकली बेस्ड है ऑन UK बायो बैंक मॉडल बट कस्टमाइज्ड फॉर इंडियन डाइवर्सिटी। पर्पस आप इसका देखोगे तो बेसिकली एड करेगा इन अर्ली डायग्नोसिस जो इम्प्रूव करेगा थेरेपेटिक टारगेटिंग और ब्लॉस्टर करेगा द फ्लाइट अगेंस्ट द कॉम्प्लेक्स डिजीज सच एज डायबिटीज कैंसर और रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये बेसिकली जनरेट करेगा हाई रेजोल्यूशन डेटा जो बेसिकली इंप्रूव करेगा दैट कैन पावर AI ड्रिवन इंडिजीनियस एंड जेनेटिक गाइडेड थेरेपीज और कवर करेगा इट विल कलेक्ट द कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक लाइफस्टाइल और क्लिनिकल डेटा फॉर 10,000 इंडिविजुअल्स। अब फेनोमेना इन्वॉल्व देखोगे तो अबाउट फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट तो मैंने फेनोमेना बोल दिया। अबाउट फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट बेसिकली ऑफिशियली कॉल्ड एज फेनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहर्ट नॉलेज बेस PI चेक। ठीक है, फेनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहर्ट नॉलेज बेस मतलब PI चेक लॉन्च किया गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर to be long term data rich study tracking and health trajectories of individuals over several years। अब देखो फेनोम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो फेनोम जो है बेसिकली इज द एंटायर सेट ऑफ फेनोटाइप्स इन सेल टिश्यूज ऑर्गेन्स ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज। फेनोटाइप जो है वो क्या है देखो फेनोम जो है एंटायर सेट ऑफ फेनोटाइप्स है। ठीक है, फेनोम जो है एंटायर सेट ऑफ फेनोटाइप्स है और फेनोटाइप जो है बेसिकली ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी ऑर्गेनिज्म का। ये इंक्लूड करता है ऑर्गेनिजम्स का अपीयरेंस डेवलपमेंट और बिहेवियर। और ऑर्गेनिज्म जो है मतलब द ऑर्गेनिजम्स फेनोटाइप जो है बेसिकली डिटरमाइन किया गया है बाय इट्स जेनोटाइप एज वेल एज इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस अपॉन दिस जीन्स। ठीक है, अब देखो मतलब बाहरी इन्फ्लुएंसेस ऑन दिस जीन्स। अब देखो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो बायोकेमिकल मेकर्स देखो इंडियन रिसर्च ने आइडेंटिफाई किया इंडियन रिसर्च ने आइडेंटिफाई किया बायोकेमिकल मेकर्स इन ब्लड जो हेल्प कर सकता है डायरेक्ट किडनी कॉम्प्लिकेशंस इन डायबिटिक पेशेंट्स। अब देखो बायोकेमिकल मेकर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर एमिनो एसिड लिपिड जो है वो प्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और कहाँ पे तो बॉडी में और यूज़ किया गया मतलब यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर असर्टिंग द डिजीज रिस्क मतलब कौन सा डिजीज़ हो सकता है उस डिजीज़ को असर्ट करने के लिए पता लगाने के लिए दैट कैन बी यूज्ड मतलब विच कैन बी यूज्ड दैट द स्मॉल मॉलिक्यूल दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जो है आर यूज टू असर्ट द हार्ट डिजीज रिस्क। वहीं कंपोनेंट्स फॉर आइडेंटिफाइंग द किडनी कॉम्प्लिकेशंस दैट इज अरबिटोल फिर मायो इंसोटल और राइबोथाइमाइन एक्सेट्रा। उसके बाद नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क देखो इंडिया का पहला नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क जो है वो लॉन्च किया गया इन अगस्त 2025। कब? अगस्त 2025 में जो बेसिकली विच ऑल्सो मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंडिया बायो E3 पॉलिसी। बायोफाउंड्री जो है ये ऑटोमेटेड फैसिलिटी है जो बेसिकली रैपिडली डिज़ाइन किया गया बिल्ड किया गया और ऑप्टिमाइज किया गया इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म बाय इंटीग्रेटिंग द DNA सिंथेसिस जीन एडिटिंग एंड हाई थ्रूपुट
बायो मैन्युफैक्चरिंग वर्कफ्लो। अब देखो अबाउट नेशनल बायोफाइंड्री नेटवर्क के बारे में देखते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एड करता है, स्केल अप करता है ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट प्रोजेक्ट इनटू द वायबल टेक्नोलॉजीज। कंपोनेंट इन्वॉल्व आप देखोगे ना बायो E3 पॉलिसी का, तो वो कैटेगराइज किया गया है एज बायो इनेबलर्स, जिसका फंक्शन क्या है कि स्केल करना है, मतलब स्केलिंग अप मतलब बढ़ाना है रिसर्च एक्टिविटीज़ को। बायो E3 पॉलिसी जो है, तो बायो E3 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है। मतलब E3 इसीलिए है, तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ये बेसिकली इंडिया का पहला पॉलिसी है इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो E3 पॉलिसी। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। E3 का मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। लॉन्च किया गया भाई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिसका एम क्या है, तो रिवॉल्यूशनाइज करना है बायो मैन्युफैक्चरिंग को, और विच इंक्लूड द सेक्टर्स लाइक प्रिसीजन बायो थेरेपेटिक, कार्बन कैप्चर और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, जो फंक्शन करेगा फूड फंक्शनल है फूड्स एंड स्मॉल प्रोटीन्स में। उसके बाद देखो डाइवर्स एपिजेनेटिक डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमोलॉजी पार्टनरशिप्स, DEP प्रोजेक्ट। तो DEP प्रोजेक्ट जो है बेसिकली देखा जाए तो CSIR सेंटर्ड फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, CCMB जो है इसका फुल फॉर्म हो गया। मतलब CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड बायोसेलुलर बायोलॉजी, ये कोलैबोरेशन है विद रिसर्च ग्रुप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। किसके लिए, ऑन डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमोलॉजी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए। एपिजेनेटिक आप देखोगे तो ये बेसिकली स्टडी है ऑफ हाउ योर बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट कैन कॉज, कैसे आपके बिहेवियर कॉज कर सकते हैं चेंज दैट अफेक्ट द वे योर जीन वर्क्स। अब देखो नॉट लाइक जेनेटिक चेंज, ठीक है। एपिजेनेटिक चेंज जो है बेसिकली रिवर्सिबल है और डू नॉट चेंजेस द DNA सीक्वेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिजेनेटिक चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल है, जैसे कि जेनेटिक चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें डज नॉट चेंजेस द DNA सीक्वेंस बट दैट कैन चेंज द हाउ बॉडी रीड्स DNA सीक्वेंसेस। अब देखो DEP के बारे में देखते हैं। तो DEP हम लोग कुछ देर पहले पढ़ रहे थे ना, डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमोलॉजी पार्टनरशिप, एक 5 ईयर प्रोजेक्ट है जो लेड किया गया बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल लंदन एंड CSIR CCMB इन इंडिया। बेसिकली ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो इम्प्रूव करता है ग्लोबल हेल्थ बाय एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट ऑफ जेनोमिक एंड environmental diversity on disease risk across the global population।